क्लास 8 हम शुरू करेंगे चैप्टर हिस्ट्री का। पहला चैप्टर है हमारा व्हाट वेयर एंड हाउ। जो चैप्टर हमने जो कल डिस्कस किया था, आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे उसी चैप्टर में से, हाउ डू वी पीरियडाइज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो लास्ट हमने पढ़ा था, डेट्स जो धीरे धीरे इंपॉर्टेंस होने लगी थी, डेट्स को लोगों ने शुरुआत हो गई थी डेट्स के लिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन 1817 में जो था हमारा 1817 जेम्स मिल्स ने स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे और पॉलिटिकल फ़िलोसोफर भी थे ये। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 3 वॉल्यूम्स की बुक पब्लिश की थी और उसका नाम रखा था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इस बुक्स को उन्होंने ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री जो थी, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया कितने में, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। इन्होंने इसको अपने अकॉर्डिंग 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। दिस पीरियडाइजेशंस केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो धीरे धीरे जब इन्होंने इस तरह से इन्होंने बुक पब्लिश की और इनके बारे में लिखा, तो लोगों ने भी इनकी इस चीज़ों को, इनकी व्यू को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? देखा जाए तो उस समय से लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं, बस एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसका रिज़ल्ट क्या होगा नहीं होगा, बट इट्स वॉज स्टार्टेड कि ठीक है, पहले हिंदू थे, बीच में हम कौन आ गया, मुग़ल, दिल्ली सल्तनत आ गई, फिर दिल्ली के बाद फिर मुग़ल्स आ गए, तो ये इनका मिडिवल पीरियड हो गया, और फिर इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो इसी तरह से जेम्स मिल्स ने जो स्टडी की और उसके बाद जो भी इन्होंने रिसर्च करने के बाद जो बुक्स लिखी, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। Now why do we try and divide history into different period? लेकिन अब आता है क्वेश्चंस कि हम लोगों ने सबसे पहले मान लो कि इन्होंने या फिर कोई भी हो हिस्ट्री को डिवाइड क्यों किया अलग अलग पार्ट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो उसको स्टडी करना इजी हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिवली सब कुछ याद करना मुश्किल होता है। जैसे मान लो कि अगर आपको 2-3 चैप्टर्स एक साथ दे दिया जाए लर्न करने के लिए, आपको मुश्किल हो जाएगी। वहीं पर एक चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज आपको दिया तो आपको ईजी हो जाएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। तो इसी तरह से इट्स बिकम ईजी, नहीं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है समझने के लिए। तो इसीलिए हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड करना पीरियड वाइज ये ईजी हो गया था, जहाँ पे हम इसको ईजीली उसके बारे में कैप्चर कर, अटेम्प्ट टू कैप्चर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइम क्या था, उसकी सेंट्रल फीचर्स क्या थी, ये सारा हम इसको ईजिली स्टडी कर सकते थे। सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज़ डिमार्केटेड द डिफरेंस बिटवीन पीरियड बिकम इम्पॉर्टेंस। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से जब हमने उसको डिवाइड करना शुरू किया अलग अलग पीरियड में, तो फिर वो इम्पॉर्टेंस होने लगी। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी कि हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश पीरियड, इसी तरह से दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। तो इसी तरह से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि इंडियंस जो है वो क्या सोचते हैं, किस तरह से वो रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। फिर मुगल्स पीरियड आ गया तो उस तरह से, या फिर दिल्ली सल्तनत आया तो उस समय लोग कैसे रहते थे, फिर ब्रिटिशर्स में आया तो उस तरह से क्या चेंजेस आया। तो इसी तरह से पीरियड वाइज पीरियड जो चेंजेस है उसके बारे में भी स्टडी करने में ईजी हो गया। Now Mills thought that all Asian societies were at a lower level of civilizations than Europeans. तो ये जो चीज़ था, मिल्स जो थे उनका ये मानना था कि जितने सारे एशियन सोसाइटीज़ वाले हैं, जैसे इंडिया, क्योंकि इंडिया भी एशियन में आता है, वो सभी क्या थे, वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब हमारे सिविलाइजेशन हमारे अंदर नहीं थी किसके कंपेयर से, देन यूरोप। तो मतलब कि हमसे ज़्यादा कौन ज़्यादा सिविलाइज थे, यूरोपियंस या फिर यूरोप। तो सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है, सिविलाइज हम किसे बोलते हैं, सिविलाइजेशन और सिविलाइज्ड हम उसे कहते हैं द पर्सन हु रियली नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू मिक्स विद द पीपल्स, वे ऑफ स्पीकिंग, मैनर्स, एटिकेट्स जो होते हैं, उस कलेक्टिवली उसको कहा जाता है कि वो कल्चर्ड है या फिर सिविलाइज्ड है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा मिल्स ने कि एशियन सोसाइटीज़ में जो थे वो जो भी लोग हैं दे एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस देन यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन उन्होंने अपने आप को कहा कि वो बहुत ज़्यादा हाई सिविलाइज्ड के पीपल्स हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो इन्होंने कहा कि जब इंडिया में ब्रिटिश आए उससे पहले इंडियंस जो थे वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइज थे। इस तरह से उन्होंने बताया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट रूल द कंट्री। इस तरह से हिंदू मुस्लिम से अलग अलग देशों को, अलग अलग कंट्री को बांट के रूल करे थे।
तो वो इस तरह से उसने अपने बुक्स में बताई। रिलीजियस इंटॉलरेंस थी ना। रिलीजियस इंटॉलरेंस क्या है? जहाँ पे लोग एक दूसरे के रिलीजियस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो किस तरह से अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं। कास्ट बैक्स था, एक दूसरे के ऊपर कास्ट के ऊपर लेके बहस करना, लड़ना। सुपरस्टिशियस थी, अंधविश्वास, जहाँ पे इस तरह से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने बुक में मेंशन की थी कि इंडियंस ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उससे पहले इंडियन सोसाइटी जो थी लोअर लेवल सिविलाइज थी। फिर यहाँ पे इनके अंदर जो थी हिंदू एंड मुस्लिम्स जो थे उस तरह से वो डिस्पोर्ट्स थे, कंट्री को अलग अलग तरीके से रूल कर रहे थे, तोड़ रहे थे, उनकी आपस में बनती नहीं थी। फिर वो एक दूसरे के रिलीजियस को टॉलरेट नहीं कर रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी प्रैक्टिस को नहीं करते। कास्ट बैक्स भी था, एक कास्ट बड़ी कास्ट छोटी कास्ट के ऊपर दबा रही थी। फिर सुपरस्टिशियस भी थे, अंधविश्वास भी था। तो इसी तरह से ये चीज़ें उन्होंने बताई कि वो डोमिनेट कर रहे थे सोशल लाइफ में। उस तरह से हमारी लाइफ इसी तरह से हो रही थी। ब्रिटिश रूल्स, जहाँ पे ब्रिटिश रूल्स शुरुआत हुई जब से, मिल्सफील्ड कुड सिविलाइज इंडिया। तो उन्होंने कहा जब ब्रिटिश रूल्स शुरू हुई तो जो है लोग जो है सिविलाइज होना शुरू हुआ। इंडियंस जो है धीरे धीरे उनके अंदर मैनर्स आने लगे, उनको कुछ समझ आने लगा। टू डू दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस। तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या यूरोपियन मैनर्स कि यूरोपियंस कैसे रहते हैं, तो इन्होंने इस तरह से कहा कि यूरोपियंस ने उनको मैनर्स सिखाया। आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दी ताकि वो उन्हें सिविलाइज्ड करें। इनफैक्ट मिल्स सजेस्ट क्या करते थे दैट ब्रिटिश शुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि मिल्स ने यह कि ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया को कनकर करना चाहिए ताकि जो इंडियंस हैं, इंडियंस की जो इनको रोशनी दे। रोशनी किस तरह? एनलाइटमेंट का रोशनी किस किस्म की रोशनी? रोशनी मतलब अंधकार की, जो उसके अंदर अंधकार है, जो कहा गया सुपरस्टिशियस हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये चीज़ें जो है उनको हटा के और उनको खुशी देंगे। तो ये कौन करेगा? वो ब्रिटिशर्स करेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिशर्स। तो इसी तरह कहा कि क्योंकि इंडिया जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता, अपने आप प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तो इसको इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो ब्रिटिशर्स को पूरी इंडिया को कनकर करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, रूल करना पड़ेगा पूरी इंडिया के अंदर। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilizations. तो इस तरह से इन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अपने आइडिया को जो है, जो भी आइडिया था इनका रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको कन्वर्ट करने के लिए, तो भले उनको फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स करे फिर सिविलाइज करे जिस तरह से, और वो यहाँ पर रूल करें। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे क्या बताया था? पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, कि जो ब्रिटिश रूल से जो पीरियड थी वो हमारा जो था पीरियड वो एक डार्कनेस था, अंधकार था। उनका मानना था कि हम अंधेरे में थे और हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल कौन सकता है? वो है ब्रिटिश कर सकता है। तो क्या लगता है आपको ये जो बोल रहे वो सही है? वो नहीं, हम ये नहीं मान सकते कि हम इस तरह से थे। Now, in any case, we can refer to any period of history as Hindu or Muslim did not a variety of faith exist simultaneously in this period. Why should we characterize an age only through the religions of the rulers of the time? To do so is to suggest that the life and practice of the others do not really matters. We should always remember that even ruler in the ancient India did not all share the same faith. तो ये चीज़ें जो उनकी मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है इस तरह से कह रहे थे हिंदू एंड मुस्लिम्स डिवाइड कर दिया था, वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे थे, दोनों साइमल्टेनियसली, जो भी उन्होंने बताया, ये चीज़ें जो है हम नहीं मानते, क्योंकि ये सारा टोटली देखा जाए तो ये फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। दे लिव देयर लाइफ्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंटली। हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस, अगर हम ब्रिटिशर्स की जो क्लासिफिकेशंस दी गई है उससे अगर मिल्स की क्लासिफिकेशंस को अगर हटा के हम जो मेनली हमारे हिस्टोरियंस जो थे जिन्होंने हिस्ट्री को स्टडी की थी उनकी अगर क्लासिफिकेशन में अगर हम जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, उस ब्रिटिशर्स की क्लासिफिकेशन को छोड़ के इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जब डिवाइड किया तो ये इन्होंने सही से डिवाइड किया, और वो क्या था? एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो उन्होंने
इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को। और वो पहला था हमारा एंशिएंट इंडिया, फिर मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया कब हो गया? वो हो गया जब से हमने बर्थ लिया था, और उसके बाद 1700 यहाँ पर आ गया जब से बर्थ लिया था जीसस क्राइस्ट के बाद। फिर हमारा मिडिवल पीरियड आ गया, मान लो मिडिवल पीरियड हो गया 1857। उसके बाद 1857 से आज तक का जो पीरियड आ रहा है हमारा, वो हो गया हमारा मॉडर्न पीरियड। इसके बारे में हम आप नेक्स्ट क्लास 9 में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। बस अपना इतना ही ध्यान रखना कि इंडियन हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एरा। तो इस तरह से दिस डिवीजन इज टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, बट दिस डिवीजन इज टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। वाई? इसको क्यों कहा गया इसके बाद दिस प्रॉब्लम? इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बॉर्ड फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि इसे भी हमने बोरो किया था, क्योंकि ये खुद का आइडिया नहीं था, हमने वेस्ट से बाहर से ही लिया गया था, जहाँ पे उन्होंने इस तरह से अपनी हिस्ट्री को डिवाइड की थी। तो इंडियंस ने भी इसी तरह से इसे डिवाइड किया था, जहाँ पे उन्होंने एसोसिएट किया किसके थ्रू? उन्होंने थ्रू किया जैसे ग्रोथ, धीरे धीरे जैसे हिस्ट्री बढ़ती गई, हम आगे बढ़ते गए, तो हमारी जो चेंजेस आई थी, मॉडर्निटी, हम जो है धीरे धीरे बढ़ रहे थे, हमारी प्रोग्रेस हो रही थी। तो किस में हो रही थी प्रोग्रेस? साइंस में, कि हम किस तरह से क्या सोच रहे हैं, रीजंस क्या है इसके पीछे, डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लिबर्टी, लोगों को फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सभी को बराबर इक्वलिटी है या नहीं है। इसी तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं। तो मैं नाउ was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। तो यहाँ पे medieval was a, यहाँ पे कहा जा रहा है, तो जहाँ पे कहा गया कि ऐसा यूज़ किया गया कि सोसाइटी जहाँ पे सारे फीचर्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ अवर स्टडी। तो यहाँ पर मान लो कि इस तरह से, लेकिन ये सही हद तक, पूरी हद तक सही नहीं है। एज वी विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिडिवल पीरियड में देख रहे हैं, मिडिवल पीरियड के अंदर ही, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा था कि मोस्ट सोसाइटीज़ के अंदर इक्वलिटी थी, प्रोग्रेस था, साइंस एंड डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी लोगों को लिबर्टी नहीं दी थी, आज़ादी नहीं दी थी, सभी को बराबर अधिकार नहीं दिया था उन्होंने। तो इसी तरह से इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन मिडिवल पीरियड। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं ये मानना भी सही है कि जो डिस्क्राइब किया जा रहा है फीचर्स जो है वो मिडिवल पीरियड में एग्जिस्ट नहीं थी। बट इन मॉडर्न पीरियड आफ्टर सम टाइम्स वी कैन सी दैट देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ कि धीरे धीरे मॉडर्न पीरियड में लोगों ने इसके जब रिवॉल्व किया तो इसका एग्जिस्ट होना शुरू किया। नाउ अब यहाँ पे एक आ रहा है, मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, जहाँ पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जब रूल किया तो पीपल्स के पास क्या नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी वहाँ पे उनके पास, मतलब उनको बराबर अधिकार नहीं था, आज़ादी नहीं थी। और यहाँ पे आज़ादी और फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम यहाँ पे मोस्टली सेम ही वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से, और हमारा जो है नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और ना ही प्रोग्रेस, ना ही हमारा कोई ग्रोथ हो रहा था और ना ही प्रोग्रेस हो रहा था, आर्थिक स्थिति से कुछ भी नहीं हो रहा था इस तरह से। तो इस पीरियड को हिस्टोरियंस ने क्या यूज़ किया, क्या नाम से बोला इनको नाम दिया गया कॉलोनियल। अब ये कॉलोनियल किसे बोलते हैं इस तरह से, अभी मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इजी तरीके से याद रखना है। तो कॉलोनियल्स मेनली जो है हमारा वो ब्रिटिशर्स है जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे। मतलब अगर हम मान लें कि जो भी बाहर वाले देश होती है, जो देश दूसरे देश के ऊपर रूल करता है, कनकर करता है, पावर्स के थ्रू कनकर करता है, उसके ऊपर रूल करता है, उस देश को कहा जाता है वो कॉलोनी। तो हमारे इंडिया में भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कनकर किया, कब्ज़ा किया कंट्री को, और उन्होंने अपनी रूल्स इस्टेब्लिश की, पावर इस्टेब्लिश की, एंड सब्जुगेटी लोकल नवाब एंड राजा। सब्जुगेटी मीन्स दबाव, इन्होंने लोकल राजा और नवाब जितने सारे थे उनको दबाव दिया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनसे उनकी पावर छीन ली गई। तो इसी तरह से इन्होंने टोटल कंट्रोल जो था पूरा का पूरा ले लिया, और कंट्रोल किया क्या किसके ऊपर, इस्टेब्लिश, और उन्होंने अपनी खुद की पावर, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर किस में इस्टेब्लिश की, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति हमसे कंट्रोल ले ली, छीन ली, हमारी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल किया, मीन्स हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे रहन सहन, उस पर उन्होंने रोक लगाई, कलेक्ट
रेवेन्यू, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था, इंडिया से जितना हो सके वो पैसा वसूल कर सके, कलेक्ट कर सके इन द सेंस ऑफ रेवेन्यू मीन्स टैक्स, ताकि उनके जो खर्चे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और वो सॉल्व होगी कब, जब वो इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ जब भी वो इंडिया से वो जो भी सामान खरीदते थे, पहले तो वो इंडिया में बिज़नेस के लिए आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने शुरू की, तो जैसे भी वो जो भी सामान खरीदते थे वो क्या करते थे, लो प्राइस में खरीदते थे, सबसे कम दाम में। और फिर उनके लिए तो वो बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि वो अपने देश में जाएंगे तो उनको वो ज़्यादा दाम में बेच देंगे। तो इसी तरह से इन्होंने इंडिया को टोटली एकदम इकोनॉमिकली तरीके से, सोशली तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से इंडिया को पूरी आर्थिक स्थिति से सही तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नुकसान पहुंचाया भी। इस तरह से साथ साथ यहाँ पे और भी चेंजेस भी यहाँ पे व्हेन वी सब्जुगेटेड ओमन, यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से ब्रिटिश रूल्स ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, जितना सारा चेंजेस यहाँ पे कि जो चेंजेस अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, जो उन्होंने किया, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस, अपना कस्टम्स, अपना प्रैक्टिस हम पे थोप दी। और जब वो सब्जुकेट करने लगे, हमारे ऊपर दबाव डालने लगे हमारे देश के ऊपर, और धीरे धीरे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और टोटली वो पूरा हमारा देश चेंज कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में कोलोनाइजेशन। मतलब उन्होंने पूरे की पूरी इंडिया को अपने तरह बना लिया, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। ये हो गया हमारा कोलोनाइजेशन। तो ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉलोनी एंड व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, जैसे अभी आगे पढ़ा था यहाँ पर कि हमारी हिस्ट्री को पास्ट नहीं बोलते, पास्ट बोलते। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, दोज हु एक्सपीरियंस डिफरेंट चेंजेस इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोगों ने डिफरेंट चेंजेस देखे और सभी अलग अलग थे। तो इसी तरह से हमारा चेंजेस जो था वो एक नहीं था, बहुत सारा था। तो वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। तो इसी तरह से वो क्या है हमारा, वो आवर पास्ट इन अ प्लूरल फॉर्म में था। नाउ अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला, कोई सोर्स तो होगा। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्रीज। तो उनको क्या सोर्सेज मिली थी कि हमारे खुद की इंडियन हिस्ट्री को लिखने में हिस्टोरियंस ने क्या सोर्सेज यूज़ किया। तो ये चीज़ें थी जहाँ पे उनको ईज़िली अवेलेबल, जैसे मान लो आज हमारा जो है, अगर किसी को हमारे मान ले कि लास्ट 10 ईयर्स पीछे क्या हुआ, तो ईज़िली उनको मिल जाएगा। रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न के थ्रू, जो भी लिखे गए, इंटरनेट के थ्रू आज बहुत इजीली हो गया। तो इसी तरह से जो 250 ईयर्स पहले जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने जो रूल किया, हमारा जो मिडिवल पीरियड, ठीक है, तो इस तरह से मिडिवल और मॉडल पीरियड के अंदर जो भी आया वो हमें पता कैसे चला। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटिशर्स जो थे उस समय वो एक चीज़ें यूज़ करते थे कि वो सोर्सेज को कलेक्ट करते थे और उसे रिकॉर्ड में बना के रिकॉर्ड में यूज़ करते थे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड की इस तरह से ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया और उसे एडमिनिस्ट्रेशन में रखते थे कि जहाँ पे वो यूज़ कर सके। ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनको मानना था कि लिखना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी हम प्लानिंग करें, जो भी हम डिसीजन ले रहे वो लिखित में होना चाहिए। इट शुड बी इन रिटन सो दैट इट शुड हैव सम रिकॉर्ड। इसीलिए उन्होंने एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे, प्लान था, पॉलिसी था, डिसीजन था, एग्रीमेंट था, इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ रिटर्न में होता था। और इन सभी चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा। और यहाँ पे रखने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिसेस मतलब रिकॉर्ड, जिसको उन्होंने नाम दिया नाम क्या दिया उन्होंने, रिकॉर्ड रूम की तरह। रिकॉर्ड रूम की तरह इसको वो कहाँ रखेंगे, वो सभी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रखेंगे। जैसे तहसीलदार की ऑफिस में रखेंगे, कलेक्टर की ऑफिस में रखेंगे, कमिश्नर की ऑफिस में, सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में, लॉ कोर्ट में। तो इसी तरह से उन सभी को अटैच करके सबके पास एक एक रिकॉर्ड रूम बना दिया गया था जहाँ पे वो यूज़ करेंगे और सबके। इसके अलावा भी
इसके अलावा भी आर्चिव्स और म्यूज़ियम्स में भी रखा जा रहा था, जहाँ पे लोग चाहे तो वहाँ पर भी जाके उसके बारे में उसकी जानकारी ले सके। तो ये चीज़ें था, ये सोर्सेज था जहाँ पे इंडियंस को यहाँ से उनको अवेलेबल मिल गया, जिसके बारे में हमारी हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस जो थे उनको हमारी हिस्ट्री जो तो पास्ट हिस्ट्री थी उनके बारे में ईजिली उनको सारा डाटा अवेलेबल हो गया। Now letters, memos that moved from one branch of the administrative to others in early years of the 19th century, सब कुछ लेटर हो या फिर मेमोज हो, कोई भी रिकॉर्ड्स का कोई लेटर्स लिख दिया गया, तो इस तरह से उन्होंने ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा गया। इस तरह से सब कुछ सेव करके रखा गया ताकि उनको ईजिली मिले बाद में। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century दीज डॉक्यूमेंट्स वे केयरफुली कॉपीड आउट। बाद में क्योंकि ये कॉपी जो थी डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको उन्होंने क्या किया 19th century में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया गया, डॉक्यूमेंट्स को ताकि सही से उसे रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया। और लिखा किस तरह से था, बहुत ही सुंदर कैलीग्राफिस्ट किसे बोलते हैं, जो बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल कैलीग्राफी के थ्रू, जैसे आप लोग कर्सिव में लिखते हैं उसी तरह से वो बहुत ही सुंदर से लिखा गया हो, और जो लिखते हैं इस सुंदर राइटिंग को उसको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो इसी तरह से उनके थ्रू उनको लिखाया गया और इस सभी चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व करके रख दिया गया ताकि इसे इन फ्यूचर यूज़ कर सके। ठीक है, जैसे ये हमारा नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडियन कम 1920s में बनाया गया था। जितने सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे इन्हें सेव करके संभाल के रखा गया था। ना इसके अलावा भी अब रिकॉर्ड जिस तरह से लिखना शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने सर्वे भी शुरू कर दिया। सर्वे क्यों किया? सर्वे क्या होता है? सर्वे होती है जहाँ पे हम कोई चीज़ों को, जब हम कोई चीज़ों के बारे में छानबीन करते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करके उसके बारे में निकालते पता करते हैं। तो जैसे किसी के बारे में अगर आपको कोई स्कूल में या फिर आपके कोई टीचर्स आपको प्रोजेक्ट देते हैं, सर्वे दिया जाता है कि आप उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में इसको लिखे प्रोजेक्ट। तो उसी चीज़ों को ब्रिटिश ने भी शुरुआत कर दी सर्वे करवाना। क्यों? ताकि उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि कोई चीज़ों को अगर वो कहीं नए जगह जाएंगे, कोई नए लैंड में जा रहे मान लो, ठीक है, तो उसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि वो ज़मीन कैसा है, वहाँ पर उनका क्लाइमेट किस तरह से है। इस तरह से वहाँ पे उनका जो है उसके लिए मैप बना लिया जाए, ताकि मैप अगर बन जाता सर्वे करने के बाद तो उनके लिए इजी हो जाएगा, वो इजीली जा सकते हैं उस एरिया में, किस एरिया से जा सकते हैं। फिर अगर वो पता चल जाए तो उनका टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ पे ज़मीन कैसी है, माउंटेन्स है या फिर लो लैंड है, डेजर्ट एरिया, सॉइल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा एंड फंडा कैसा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है या नहीं है, क्रॉपिंग पैटर्न्स रहता है, एग्रीकल्चर होती है तो किस तरह से क्रॉपिंग होती है, वहाँ पे क्या सिस्टम है वहाँ पर। इस तरह से ये चीज़ें जो थी उन्होंने शुरुआत करी सर्वे करना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी शुरू की थी ब्रिटिशर्स ने, था वो था सेंसस जो आज मोस्टली हमारे यहाँ पे भी होती है, लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की थी सेंसस। और सेंसस जो होता था वो एवरी 10 ईयर्स में की जाती थी। जैसे मान लेते कि रिकॉर्ड रखा गया किसका कि जो आपके पॉपुलेशन कितने हमारे कंट्री में, उस समय की आबादी कितनी थी। इसके अलावा आबादी के अलावा भी, पॉपुलेशन के अलावा भी वो और चीज़ों के रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि कितने सारे यहाँ पे लोग हैं, कितना काम करते हैं, कितने सारे लोग जो है कौन से कास्ट के हैं, इस तरह से लोअर कास्ट कौन सी कास्ट के हैं, वो कितने रिलीजियस है, क्या वो ऑक्यूपेशंस क्या करते हैं। इस तरह से शुरुआत कर दी गई थी और इन सभी का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया गया था। देयर आर मेनी अदर सर्वे, इसके अलावा भी सर्वे थी, बोटानिकल सर्वे थी, प्लांट्स कितने हैं, कौन से प्लांट्स किस इंपॉर्टेंस के लिए है, एनिमल्स क्या है, जोलॉजिकली, आर्कियोलॉजिस्ट भी। इस तरह से उस समय शुरुआत कर दी गई थी, जहाँ पे कि हमारे इंडिया में अगर कुछ ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है तो उसके बारे में सर्वे कर दिया जाता कि इससे इंपॉर्टेंस ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें जो थी ब्रिटिशर ने शुरू कर दी थी अपने समय में ही। अब हम आते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स। क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बता सकते? फ्रॉम दिस वास्ट corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what
they are interested in and what they wish to preserve for posterity sorry। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो रिकॉर्ड क्या करते थे। जैसे यहाँ पे एक देखो, ये पिक्चर है, ये मैप सर्वे किया गया, सर्वे करने के मैप बनाया जा रहा है। तो इस तरह से वो लोग सर्वे करने के लिए घूमना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके लिए यूज़ किया गया था ब्रिटिशर्स के समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि कौन से रिकॉर्ड को किया गया और कौन से रिकॉर्ड को नहीं किया गया। तो अब ब्रिटिशर्स को जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती थी वो उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते थे। सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, सभी के लिए सर्वे करना, उनके लिए वो इम्पोर्टेंस जो नहीं लगता था उनके लिए वो रिकॉर्ड और उनके लिए वो नहीं करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटीज़ यहाँ पे क्यों बताया गया, ये क्या मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गया कि अगर मान लो कि ब्रिटिशर्स ने, अब कितने सारे गवर्नर जनरल्स आए थे, वाइसरॉय आए थे, उन्होंने क्या क्या काम करवाया था। अब वो सारा काम किस तरह से करवाया था। अगर कोई ब्रिटिशर्स नेक्स्ट जनरेशन वाला कोई आया और उनके बारे में उनको जानना है, उनके बारे में सोचना है, तो इसी तरह से उनको अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत गर्व होगा कि हाँ अच्छा हमारे ब्रिटिशर्स ने इस तरह से काम किया था। तो इसी तरह से उसकी पोस्टर्स, उसकी छवि किस तरह से बनेगी, एक अच्छी व्यू निकल के आती है। तो इसी तरह से उन्होंने उसको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था, उसके बारे में सब कुछ। तो दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प। तो ये रिकॉर्ड जो थे वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंस किसके लिए था, वो उनके लिए था, उनके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, वो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। फॉर दैट वी नीड अ लुक ऑफ एल्सवियर। तो इसलिए हमारे इंडियंस क्या करते थे, हमारे इंडियंस की कॉमन पीपल किस तरह से, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, उस तरह से इन चीज़ों के लिए हमें कहीं और फिर ब्रिटिशर्स के अलावा भी और से दूसरे सोर्सेज में हमें जाना पड़ा, जिसके थ्रू हमें इसके बारे में पता चला हिस्टोरियंस को। When we began to search for these other sources, we find them in plenty। तो जब इनको इस रास्ते को छोड़ के जब हिस्टोरियंस ने अलग तरीके से फाइंड आउट करना शुरू किया तो उनको फिर बहुत कुछ रिकॉर्ड मिले अलग अलग। जैसे कॉमन पीपल्स की डायरीज़ मिली, क्योंकि लोग लिखते हैं कि पहले के लोग क्या कर रहे थे, किस तरह से, जिसको लिखने की शौक़ होती है। जो लोग घूमने इंडिया में आए, बहुत सारे लोग हैं, जैसे फाहिन आए थे, यू साइंस आए थे, टी साइंस आए थे, अलग अलग जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए थे, बहुत सारे वो ट्रैवलर्स, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, उस समय ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो हमें उन लोगों की जो बुक्स थी उनसे इम्पोर्टेंस, उनकी बुक्स के थ्रू इंडियंस के हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता चला। तो ये चीज़ें जो थी पॉपुलर, बुकलेट भी उस समय पॉपुलर हो गई थी, बुकलेट बनती थी कि लोकल बाज़ार किस तरह से क्या होता था, किस तरह से, ये चीज़ें जो थी उसके थ्रू हिस्टोरियंस को पता चला। तो इसी तरह से धीरे धीरे उनको इस तरह से नॉलेज मिलता है कि रिसोर्स मिलता है कि उन्होंने हिस्ट्री को एक कड़ी से कड़ी जोड़ने लगे और हमारा पास्ट टोटली क्लियर हो गया। एज प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, उस समय तक जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तब तक प्रिंटिंग ऑलरेडी आ चुकी थी। तो प्रिंटिंग जब आ चुकी तो न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हो गया था, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट तो था, साथ साथ प्रिंटिंग भी शुरू हो गया था। तो इस तरह से वे आर पब्लिश्ड एंड इशू वे डिबेट इन पब्लिक। तो अब जब न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंटिंग आ चुका था, तो पब्लिक के सामने डिबेट भी थी, क्वेश्चन भी था। तो इसी तरह पब्लिक डिबेट्स या फिर न्यूज़पेपर्स कटिंग्स जो मिली, उससे भी उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंस चीज़ें मिल गई, डिस्कस जो दिख गया, लीडर्स ने क्या क्या बोला, रिफॉर्म्स क्या क्या होने लगा था। तो इसी तरह से ये चीज़ें सामने आने लगी। ऑल दिस रिसोर्सेज आर वे प्रोड्यूस बाय दोज हु आर लिटरेट। लेकिन ये सभी रिसोर्सेज किसने लिखा था, फिर से वही आ जाते हैं, वो वही लिख सकते हैं दोज हु आर लिटरेट, जो पढ़े लिखे थे, जिन्हें इंटरेस्ट था और जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स को देख रहे थे कि इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, इस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी लिखना। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो भी था उन्होंने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू सामने रखा। साथ साथ दे ऑल्सो स्ट्राइड द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स का लाइफ, पीजेंट्स के लाइफ, वर्कर्स जो थे माइंस में काम कर रहे थे, पुअर पीपल स्ट्रीट्स, इस तरह से दे ऑल हैज़ बीन रिटन डाउन। उनकी थोड़ी थोड़ी जो कॉमन पीपल्स की लाइफ हमें नहीं मिल रही थी वो इसके थ्रू मिलना शुरू हो गया। नाउ वी हैव completed this chapter, so go through this chapter repeatedly and try to understand. Now we will move to the next class. Before that we will give you in the next chapter or next class the question answers. Thank you.